नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कण्वाल और आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में एसपी वैद्य साहब मौजूद हैं। आप जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी रहे हैं और आपकी लीडरशिप में जम्मू कश्मीर में बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया और कई बड़े घटनाक्रम को बेहद करीब से सर देख चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका आज हमारे प्लेटफॉर्म पर। आज जब सर आपसे बात हो रही है तो ये एक ऐसा समय है जब ऑपरेशन सिंदूर देश देख चुका है, सीज फायर हो चुका है और उसके बाद देश में अलग से एक चर्चा है। सीज फायर को लेकर निराशा का भी एक दौर रहा जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आतंकवाद के खिलाफ हम देंगे। हालांकि डीजीएमओ की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक एक सबूत दिखाया गया कि पाकिस्तान के भीतर तक कहां तक हमारी सेना की पहुंच रही और किस अंदाज में उसे अंजाम दिया गया। लेकिन अब करीब जब सर 1 हफ्ते 10 दिन का वक्त बीत गया है, हमने क्या हासिल किया और आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करनी थी उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, अगर आप इवेल्युएट करें कि हमने क्या पाया और क्या हमें हासिल हुआ, तो सबसे पहले मैं कहूंगा न्यूक्लियर ब्लैकमेल को खत्म कर दिया। सबसे पहले जो पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बोला भी, और उसकी अम्ब्रेला के नीचे ये सारा टेररिज्म चलाता था। ठीक है, दैट इज नंबर वन। सो यू हैव कॉल्ड द ब्लफ ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल। नंबर टू, जो पाकिस्तान ये जो एक बड़ा क्लियर मैसेजिंग गया, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी स्पीच में भी कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वॉर। सो अगर आपने पुलवामा या पहलगाम जैसा दोबारा कोई हमला किया तो हम आपको हिट करेंगे। इट इज अगेन, यू हैव रेज द थ्रेशोल्ड। आप अब पाकिस्तान को 10 बार सोचना पड़ेगा। सो द मैसेज फ्रॉम इंडिया इज वेरी वेरी क्लियर। नंबर तीन, जो टेररिस्ट को ये लगता था कि हम पाकिस्तान में हिट करके, इंडिया में हिट करके पाकिस्तान में अगर आप आए तो हम बहुत सेफ हैं। मुरीद के में जो लश्कर का हेडक्वार्टर है, भावलपुर जो जैश का हेडक्वार्टर है, सियालकोट जो इसका हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, वहां हिट करने का मतलब ये हुआ कि आप जहां जाओगे हम आपको वहां जाके हिट करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म, मैं तो कहूंगा 47 के बाद पहली बार भारत ने टेरर के हेडक्वार्टर में वहां जाके हिट किया, जो जिस जगह को वो बिल्कुल सेफेस्ट मानते थे। तो ये भी मैसेज बहुत क्लियर है। और ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान से आई कि इसको इसको मैं सीज फायर नहीं कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर किया, हमने फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को रोका है। इसका मतलब नहीं है कि कंप्लीट ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया है। जी। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर आप दोबारा हिमाकत करेंगे तो हम आपको हिट करेंगे। और अपनी टर्म्स पे जब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई है, उनके डीजीएमओ ने कॉल किया, और मुझे लगता है भारत ने इसमें कंडीशंस रखी हैं। कंडीशंस, अपनी कंडीशंस पे एग्रीमेंट किया है। ठीक है, हम रोकते हैं लेकिन आप टेररिज्म को बंद करेंगे। हम आपसे जो सिंधु वाटर ट्रेटी है, इंडस वाटर ट्रेटी है, उस पे वो ऐसा ही रहेगा जैसा हमने उसको कैप्टन अवेंस किया है। उस पे कोई अभी लिहाज नहीं किया है। तो बहुत सारे, मैं कहूंगा, इसमें हमने गेन किया है और पाकिस्तान को एक डेटरेंस दे दी है। हाँ, यहां तक मेरा पर्सनल व्यू है और 35 साल का तजर्बा है। पाकिस्तान उस तरह से है जैसे कुत्ते की दूम होती है ना, उसको आप बोतल में रखिए और जब भी निकालोगे कई सालों बाद तब भी वो टेढ़ी रहेगी। उसकी वजह है वो सुधरने वाला नहीं है कंट्री। हम्म। और कुछ टाइम के लिए, जिस तरह पुलवामा के बाद आल्ट हुआ था,
मुझे लगता है बंद हो, कुछ टाइम के लिए हालात ठीक रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जब तक पॉलिसी रहेगी ओके। कि ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट, जिहाद, वहां का डीजीआईसी आईएसपीआर बोलता है कि पाकिस्तान फौज का मोटो है जिहाद। जिस फौज का मोटो ही यही है, उसको आप कब तक रोकिएगा? वो तो आप वो फिर ये करेगा, और मुझे लगता है जैसे करेगा आप रिटेलिएट करेंगे। तो ये हम्म। टेम्परेरी हाल्ट है। मेरा भगवान ना करे ये हो, लेकिन मुझे लगता है ये जंग होकर रहेगी। और अभी थोड़ी देर के हाल्ट हुआ, उसने फिर कोई हादसा करना है और हमने हिट ये करना है। बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं जंग होकर रहेगी। मुझे लगता है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसी नहीं बदले, और ऐसे कोई कोई भी आसार नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि हम टेररिज्म को खत्म कर देंगे, हम ट्रेनिंग कैंप्स को हटा देंगे, हम जितना वहाँ टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं या टेरर कैंप्स हैं उनको, टेररिस्टों ठीक को है। वहां से हटा दें, ऐसा कोई अभी पाकिस्तान ने। आपसे इनफैक्ट सर बात करते हुए मैं ट्रंप साहब ने जो मध्यस्थता वाली जितने स्टेटमेंट्स दिए हैं, और उनके तो स्टेटमेंट्स रुक ही नहीं रहे हैं, मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगी। लेकिन उससे पहले सर मैं आपसे कुछ पर्सनल आपके एक्सपीरियंसेस चाहूंगी, जो भी आप शेयर कर सकें। जिस समय आपने सर्व किया उस समय की कश्मीर की परिस्थितियों में और आज के कश्मीर में, स्पेशली 370 हटने के बाद के वक्त में, क्या फर्क है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि पहलगाम हमला जिस तरह से हुआ, उसने हमारे इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए कि आतंकवादी वहां कैसे पहुंच गए, AK-47 के साथ पहुंच गए, उन्होंने उस घटना को अंजाम दे दिया, धर्म पूछकर मारा। करीब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग 1 घंटे तक अगर वो आतंक की परिस्थिति वहां उस जगह पर, उस ग्राउंड पर बनी रही, रिस्पॉन्स टाइम हमारी जब तक फोर्सेस वहां पहुंची तब तक वो लोग भाग चुके थे, अभी भी वो हमारी पकड़ से बाहर है। ये सारा सिनेरियो किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, यहाँ जो आपका सवाल है कि जब हमारा टाइम था और आज में क्या फर्क है, फर्क तो हर यू नो जैसे जैसे वक्त बदलता है, ग्राउंड रियलिटीज बदलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो खास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो 370 और 35 हटने के बाद टोटल जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको कंट्रोल करते हैं, वही चेयर करते हैं यूनिफाइड कमांड को। हमारे टाइम पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और मैं कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसकी बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट के अपने इश्यूज होते हैं। पीडीपी और बीजेपी दो पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अपने कंपल्शंस भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, दिक्कतें भी होती हैं, और उसके अपने एडवांटेजेस भी होते हैं। बट यहाँ तो डायरेक्ट दिल्ली का रूल था। एलजी डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ही हेड्स द यूनिफाइड कमांड। तो तब से बहुत सारी प्रहार भी हुए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है। मैं आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन, कितने पैरामीटर्स आप ले लीजिए, बहुत सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आई थी। आप देखिए, पत्थरबाजी बंद हो गई थी, हुर्रियत को बिल्कुल खत्म, ऑलमोस्ट डिसहरे में खत्म कर दिया है। कोई स्कूल बंद कॉल्स नहीं होती थी, कोई बिजनेस नॉर्मल चल रहा था, टूरिज्म बढ़िया पीक पे था, आपको कमरा नहीं मिलता। सो मैनी, यू टेक एनी पैरामीटर, डेवलपमेंट पुश प्राइम मिनिस्टर का इतना था, आप इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपका मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम, एम्स दो दो बन रहे हैं, इतना बहुत फर्क आया था तब में और आज में। लेकिन हम्म। ये सिर्फ डेवलपमेंट जो पुश था, ये वहाँ ग्राउंड में चेंजेस लाने के लिए, ताकि लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन जब तक वो जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको टैकल नहीं किया जाए, और जो तब तक 100% आप टेररिज्म फ्री पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें होती रहेंगी। और जब तक आपका ऐसा नेबर रहेगा, फिर विद दिस आइडियोलॉजी आप इसको 100% टेररिज्म फ्री नहीं मान सकते। हालांकि
काफी मेरे ख्याल 60-70 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो टेररिस्ट की मदद करते थे, जो आईएसआई की मदद करते थे, उनको आइडेंटिफाई करके सिस्टम से डिसमिस किया। बहुत जो इकोसिस्टम पर बहुत सारी प्रहार किए गए। लेकिन पाकिस्तान ने जब देखा कि कश्मीर इम्प्रूव हमारे हाथ से जैसे रेत मिट्टी मुट्ठी से निकलता है, ऐसे उनको लगा निकल गया, तो उन्होंने 2-3 साल पहले फोकस करना जम्मू रीजन में शुरू किया, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी गैप्स थे। जब चाइना से वो टेंशन बढ़ी लद्दाख में, तो बहुत सारे यहाँ से यूनिट्स थे इसके आरआर के जो जो लद्दाख मूव कर गए थे। सीएपीएफ यहाँ से विड्रॉ हो गई थी। एसओजी डिसफंक्शनल हो गई थी। 15 साल से हालात नॉर्मल थे, तो उन्होंने पहले जम्मू में फोकस किया। यहाँ इंसिडेंट किए, आर्मी की कैजुअलिटीज हुई रजौरी पुंछ में। फिर आपने देखा रियासी में अटैक हुआ यात्रियों की बस पे, शिवखोड़ी की। फिर यहाँ इंसिडेंट हीरानगर, बिलावर और उधमपुर डोडा में हुए। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर, जहां सिक्योरिटी गिल्ड इतनी स्ट्रांग थी कि बिल्कुल नॉर्मल सी जैसा, ऑलमोस्ट लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो 10% से भी कम हो गई थी। मतलब 2 डिजिट्स में आ गई थी। अगर 100 टेररिस्ट हैं एट दिस टाइम, लेट्स से आई एम हाइपोथेटिकली सेइंग, जी। तो 90% टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं, 10% भी लोग लोकल नहीं। तो दैट दैट ब्रिंग, बट ये जो 10% है, दिस एक्चुअली, देखिए ये जो इंसिडेंट पहले उन्होंने वहां सोनमर्ग में किया टनल के पास, उसके बाद ये बड़ा हादसा किया। तो इसको ये जो पाकिस्तान की चेंज स्ट्रेटेजी थी, इसमें मुझे लगता है जो मुल्ला मुनीर ने भी वो जो स्पीच दी, और इसमें हमास का जो उन्होंने अरेंज किया, जो हमास का एक टेरर लीडर था जिसको पीओके में विजिट कराया और लश्कर और जैश के लोगों से इंटरेक्शन करवाया। और ये जो हमास एंगल है, जी। इसमें जिन जो आप आपको याद होगा, इजराइल हमास के झगड़े में टनल्स का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ भी टनल्स का इस्तेमाल हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर पे अंदर घुसने के लिए, और इतनी गहरी गहरी टनल्स निकाल रहे हैं जिससे ये इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और यहाँ अंदर आए हैं। और इन्हीं लोगों ने ये सारी जम्मू में भी वारदातें की हैं और कश्मीर में भी ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। हाँ, इनकी मदद कुछ लोग लोकल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये जो लोकल, बिना लोकल के एक पाकिस्तानी बाइसरन वैली को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और वो उसको नहीं मालूम होगा कि वहाँ आर्म्ड पुलिसमैन नहीं है, तो वहाँ कुछ चूकें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप वहाँ अगर इतना टूरिस्ट जा रहा था, मुझे बताया गया कि वो जून में खुलता था जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती थी, तो इस बार 20 तारीख को खोल दिया, और वहां उसकी रैकी 15 से हो रही थी, तो उनको कैसे मालूम था ये खुलने वाला है। और वहां 2-3 स्पॉट्स को रैकी किया गया और वाइसरन को चुना गया, बिकॉज यहाँ सड़क नहीं है। यहाँ रिएक्शन टाइम में फोर्सेस को आने में टाइम लगेगा, और इंजर्ड लोग जो हैं दे ब्लेड टू डेथ, बिकॉज उनको आप घोड़े पे और पीठ पर उठा के लाए, और वहां से 6-7-8 किलोमीटर है, लाने में टाइम लगता है, यू ब्लीड टू डेथ बाय देन। तो इस तरह बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हो गई, और डिप्लॉयमेंट नहीं थी वहां उस वक्त आर्म पर्सनल के। अगर वो होती, शायद ये इंसिडेंट अवर्ट हो सकता था। तो प्रॉपरली रैकी किया गया, प्रॉपरली प्लान किया गया, और पार से इसका हुक्म दिया गया है, तो ये सारा हुआ है। तो इट इज डेफिनेटली हमारी तरफ से चूक है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी हमारा सिक्योरिटी ग्रिड था, उनको कैसे उन्होंने इसको खाली छोड़ दिया, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। सर, आपने जिस सुरंग वाले पॉइंट का जिक्र किया, ये तो अगर ये इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, इतना कंफर्टेबली हो रहा है, तो ये तो बेहद चौंकाने वाली बात है। हमारी ये इससे निपटने की क्या तैयारी है, या हम इससे किस हद तक निपटने के लिए तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। और एक चीज अभी इन दिनों, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन हुए बीते कम से कम 15-20 दिन, तो जब से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से लगातार मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देख रहे हैं कि यही सब डिस्कशंस हो रहे हैं। एक बात बड़ी कैटेगोरिकली निकल कर आई, जब हम पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, देखिए भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग है, उस देश की प्रायोरिटीज बहुत बहुत अलग है। और देश क्या, वो तो आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला देश,
वो जब से अस्तित्व में आए हैं वो तब से लड़ रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, चाहे वो घर के भीतर लड़ रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर के पार लड़ रहे हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े मसले हैं, चाहे वो आतंक से जुड़ा मामला है। वहां पर लड़ाई की अलग किस्म की ट्रेनिंग है, लेकिन भारत की वो प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर ये सुरंग जैसे रास्ते एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, हमने देखा अभी सीज फायर से भी पहले ड्रोन अटैक, जितनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स वहां से आए हैं, 500 हजार की संख्या में अगर ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, और हमारे जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन एरियाज तक उनकी रीच है, बेशक वो लीथल ड्रोन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर वहां तक उनकी रीच है, तो शायद भारत के लिए भी वो पॉइंट है जहां पर आप नए सिरे से सोचना शुरू करें। क्योंकि अब ये 1971 का भारत नहीं है, ये 1965 का भारत भी नहीं है, ये परिस्थितियां 2025 की हैं। बिल्कुल सही। देखिए ऐसा है, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। ये जो 700-800 ड्रोन्स आए हैं, उसमें टर्की ने वो सप्लाई किए हैं, कुछ चाइना से सप्लाई हुए हैं। ये कमाल हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम का है, चाहे वो आकाश था या एस्प्रो जो भी था, बट ये कमाल उसका है कि कैजुअलिटी नहीं हुई। वो ये कमाल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से स्वार्म ऑफ ड्रोन्स आया है, अगर एयर डिफेंस सिस्टम वो हमारे उसको पंक्चर नहीं कर पाए, अगर वो ठीक नहीं काम कर रहा होता या नहीं होता, तो बहुत सारी हजारों की तादाद में कैजुअलिटीज होती और कितने लोग वहां हमें लाशें उठानी पड़ती। इसलिए डायनामिक्स पूरी बदल गई है। आज आज की वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर है। जिस तरह से प्रिसीजन के साथ इंडिया ने हिट किया, नाउ जो इनके टेरर कैंप्स थे, क्या प्रिसीजन थी। अब देखिए सैटेलाइट इमेजेस में क्या बढ़िया, जिस बिल्डिंग को हिट करना था उधर ही उसके कोऑर्डिनेट्स डालकर एग्जैक्ट हिट किया। वो दुनिया को देखो, मैं इनफैक्ट अपना ट्वीट भी किया था कि जो रीसेट कर दिया वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया ने, ये जो 2.5 दिन की या 3 दिन की वॉर थी, वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट किया। तो दैट शोज इंडिया टेक्नोलॉजिकली कितना सुपीरियर है। उसके बाद जो इनके एयर क्या बोलते हैं उनको, इनके स्टेशन थे, एयर स्टेशन, जो इनके रनवे थे, एयर बेसिस, आई थिंक 11 ऑफ देम वर हिट। 13 में से 11 एयर बेसिस को नष्ट किया जी। 11 को नष्ट किया, उनको ऑलमोस्ट घुटनों पे लाया, पैरालाइज किया। वो जो आपने शुरुआत की थी कि ये सेंटिमेंट था कि इनको और अभी मार पड़नी चाहिए थी। इनफैक्ट मैंने उस वक्त, वो वायरल हो गया था ट्वीट, मैंने कहा मैं भी वो शेयर करता हूँ सेंटिमेंट जो सारे देशवासी फील करते हैं कि इनकी हैमरिंग अभी 2 दिन 3 दिन और होनी चाहिए थी। लेकिन there are many facts which prime minister and those who are making decision, they know, I don't know, you and I don't know। हमारे पास वो सारे फैक्ट्स नहीं है। आफ्टर ऑल वहां कुछ उनका भी सेंटिमेंट, जो डिसीजन लेने वाले हैं उनका भी सेंटिमेंट हमारी तरह होगा कि पाकिस्तान को हैमर किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन लेना पड़ा कि हम फिलहाल रुकेंगे, क्योंकि शायद बातें रेडिएशन की भी हो रही हैं, बातें न्यूक्लियर साइट्स को हिट करने की हो रही हैं। आई डोंट नो ऑल द फैक्ट्स, दीज आर नॉट इन पब्लिक डोमेन, लेकिन सोशल मीडिया में सारा कुछ चल रहा है कि यूएस का जहाज भी आया रेडिएशन रोकने वाला। मैं इनफैक्ट ये सोच रही थी कि देखिए हम लोग वॉर के बारे में बहुत अलग तरह से देश में जो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ड्राइंग रूम में चलने वाली चर्चा या किसी ग्रुप में चलने वाली चर्चा और सरकार के लेवल पर जो फैसले होंगे, ऑफ कोर्स उनमें एक जमीन आसमान का फर्क होगा, और वो फर्क मुझे लगता है मेच्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं देश ने भी समझा है एक लेवल पर। लेकिन मैं फिर कश्मीर की तरफ लौटना चाहूंगी, क्योंकि आपकी सर्विस और एक्सपीरियंसेस वहां से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है सर, जिस तरह से कश्मीर की आवाम ने, वहां की लीडरशिप ने पहलगाम हमले के बाद रिस्पॉन्ड किया है, ये एक मेच्योर्ड लीडरशिप दिखाई दी है? मैं स्टेट लीडरशिप की बात कर रही हूँ। आपके पुराने अनुभवों के आधार पर मैं वर्तमान को थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या पोस्ट 370 कश्मीर की लीडरशिप मैच्योर हुई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस इयर्स? आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा फर्क आया है, बट यस, जो रिस्पांस था वो आई डोंट थिंक पाकिस्तान वुड लाइक दैट। और सारी पार्टियां इकट्ठी हुई, सारे ग्रुप्स इकट्ठे हुए, सारी सोसाइटी के, कश्मीर के जितने भी
सेक्शंस थे, सब इकट्ठे होके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इंडिया की फेवर में किया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दिस इज बिकॉज ऑफ कश्मीर में चूंकि टूरिज्म खत्म हो जाएगा तो बिजनेस खत्म होगा, एक सेक्शन ये भी हम्म। बोलता है। लेकिन ये दिस वुड नॉट बी ए गुड साइड फॉर पाकिस्तान। यहाँ सारी पार्टियां इकट्ठे हो गए, सारे कश्मीर के सेक्शन इकट्ठे होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बट मुर्दाबाद। सर, आई एम श्योर कि आपने अपनी सर्विस के टाइम पे वो इंसिडेंट्स भी देखे होंगे जब आतंकवादियों के जनाजे में लोग शामिल हो रहे हैं जिनको अरे फोर्सेस वही ने वही मैं रहा। टेक मैं डाउन किया है। जब मैं आपने तो वो डीजीपी तस्वीरें भी था देखी होंगी इनफैक्ट। जब मैं डीजीपी था तो जब कोई टेररिस्ट मरता था, अगर आपको बुरहान पोस्ट बुरहान वानी याद होगा, टेररिस्ट मरता था तो बॉडी जिस जब वो दी जाती थी, उस बॉडी के लिए हजारों की तादाद में लोग उसके जनाजे में आते थे, और वहां टेररिस्ट आके फायरिंग करते थे और स्पीच करते थे। और हम्म। उस इतना मतलब एंटी इंडिया वहां वो होता था, एटमॉस्फेयर होता था। तो हमने एक टाइम वो भी देखा और आज ये देखा, तो तब चेंज बहुत आई है। जो आपका पहला सवाल था कि तब में और अब में क्या फर्क है, बहुत फर्क है। लेकिन अब इसको कुछ लोग इस आप आज सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को रोक नहीं सकते। पीपल पेंट इट के ये भी वजह हो सकती है कि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, टूरिज्म की वजह से हर एक को कमाई थी, टैक्सी वाले को, रेडी वाले को, रिक्शा वाले को, हाउस बोट वाले को, होटल वाले को। हम्म। तो इसलिए कर रहे हैं, वट एवर रीजन। लेकिन लेकिन सर, इस ये, पे मैं ये इनफैक्ट आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि अगर इस इकोनॉमिक इंटरेस्ट की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आया कश्मीर की तरफ से, इट्स अ तो गुड चेंज। इसमें उनकी प्रायोरिटी दिखती है कि अगर यस। आपकी प्रायोरिटी रेडिकलाइजेशन और वो गतिविधियां नहीं है जो पास्ट में रही हैं, और अगर आप चूज कर रहे हो बिजनेस को, अगर आप चूज कर रहे हो टूरिज्म को, आप चूज कर रहे हो फॉर दैट मैटर फाइनेंस को, पैसे को, विद रिस्पेक्ट टू आपकी रोजी रोटी, आपकी कमाई, आपका बिजनेस, तो कम से कम इसने प्रायोरिटी का वो डिफरेंस जरूर एक स्टैब्लिश किया है पोस्ट 370 एब्रोगेशन, आई गेस। ऐसा है, इवन इफ दिस इज इकोनॉमिक्स और टूरिज्म और वट एवर, इट्स अ वेरी गुड वेलकम चेंज। बट मैं अच्छी तरह से तब मानूंगा जब कश्मीर में इवन एन आउटसाइडर कैन गो एंड एस्टैब्लिश बिजनेस। आज ये सिचुएशन है कि जम्मू वाला जाके वहां अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता। आप देखिए डल लेक में सारे, नॉट इवन वन नॉन मुस्लिम इज देयर, जो वहाँ हम्म। जो डल लेक में शॉप्स हैं। शिकारा चलाते हैं। तो मैं इसको ओपन सोसाइटी भाईचारा तब मानूंगा जब वहाँ कश्मीरी पंडित भी वहां दुकान खोल पाए, जब वहाँ एक पंजाबी भी जाके वहां दुकान खोल पाए, सिख भी खोल पाए। तो आई थिंक दैट स्टिल नीड्स इट टाइम, बट इट इज अ ह्यूज चेंज। जो कश्मीर में हम देखते थे टेररिस्टों के फेवर में, उनकी फेवर में बंद होते थे, बंद काल होती थी, हड़ताल होती थी, आपके ये जो है कैलेंडर निकलता था हुर्रियत का, और वो सारी चेंजेस वहां हुई हैं। और आज जो तब्दीली देखने में आ रही है बहुत वेलकम है। और जैसे मैं कह रहा था, पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगता सुनने में और देखने में, तो हम्म। ये भारत की फेवर में से ही, चाहे अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से, बहुत अच्छी चेंज है एंड वी शुड वेलकम इट। और मैं समझता हूँ ये जो नई जनरेशन है, इट सीज इट्स फ्यूचर विद इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। एक टाइम था 90s में जब बच्चों को एक ग्लैमराइज किया गया था कि पाकिस्तान मीन्स पता नहीं क्या है वहां। हम्म। तो लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में वो देखते हैं कि वहाँ जो आटे की बोरी के लिए तरस रहे हैं। तो जी। यहाँ जो जे एंड के में हालत है, वो जिस तरह का डेवलपमेंट पुश है, इन्वेस्टमेंट है, और हालात इतनी इतनी बढ़िया, जो रूम आपको 10,000 रुपए का होता था, आज 30-30, 40-40 हजार रुपए में वो रूम नहीं गुलमर्ग में मिलता, हम्म। अच्छे होटल। तो इट इज एवरीवन इज अर्निंग वेरी, बहुत अच्छा चल रहा था। पीक टूरिज्म सीजन था, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, बहुत कुछ, बहुत चेंजेस, जी। डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं सहायगा, वो इट विल नॉट टॉलरेट। उसको लगता है हमारी 35 साल, 40-50 साल की इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ से चली गई। दे हैव इन्वेस्टेड सो मच। तो पाकिस्तान इतना जल्दी इससे इसको छोड़ने वाला नहीं है, उसको अपने स्टेक्स हैं। लेकिन जब तक वो आइडियोलॉजी ये रहेगी
कि जी। हमें जिहाद करनी है, गजबा हिंद करना है, ब्लीड इंडिया 1000 by 1000 कट करना है, तो तब तक मुझे शांति, टेम्परेरी पीस लगता। हुँ। सर आपको लगता है कि कश्मीर में रेडिकलाइज़ेशन और आतंकवाद का समर्थन एक स्तर पर जो हुआ है बीच के एक वक़्त में, ये जो एक एक जनरेशनल लूप चल रहा था, ये 2019 के बाद ब्रेक हुआ है? आप ये मान रहे हैं? या इसके फिर दोबारा पनपने की संभावनाएँ, आशंकाएँ हैं? देखिए, दोबारा पनपने की आशंकाएं हैं, थोड़ा कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप कहोगे कि कश्मीर बिल्कुल रेडिकलाइजेशन से हट गया है, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये पाकिस्तान बहुत सारे तरीकों से कर रहा है, मदरसाज तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन होती है, एंटी इंडिया प्रोपागेंडा होता है, आपका डार्क वेब यूज होता है, बहुत सारे बच्चों को ये ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा है, हो रहा है। और कश्मीर में मैं पहले भी कहता है कि अगर 1 साल तक भी कोई इंसिडेंट ना हो, कोई भी इंसिडेंट ना हो, मैं तब भी कहूंगा कि कश्मीर नॉर्मल नहीं। मैं इनफैक्ट सर आपसे अब अगला सवाल ये पूछने वाली थी कि कश्मीर में शांति और सब ठीक है, क्या ये एक प्रैक्टिकल और कभी संभव होने जैसी परिस्थिति दिखाई देती है? लेकिन लास्ट लाइन जो आपने बोली उसके बाद मुझे लग रहा है इस सवाल का शायद औचित्य ही समाप्त हो गया है उसके बाद। जी, दैट बट इज ट्रू। बट डू यू बिलीव कि कश्मीरी पंडित वहां वापस लौट पाएंगे या उनकी बहाली फिर से हो पाएगी, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल उनकी हो पाएगी, या सिर्फ बस ये अब डिस्कशन और टीवी डिबेट्स का ही हमेशा एक हिस्सा बना रह जाएगा? आज के जो हालात है, मुझे नहीं लगता कश्मीरी पंडित वहां सेटल हो सकते हैं। लेकिन यस, वी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट, एंड अल्टीमेट पैरामीटर वही होगा कि हम्म। कश्मीरी पंडित वहां से चलता है। जिस दिन कश्मीरी पंडित, मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया है, जिस दिन कश्मीरी पंडित वहां बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के जी सकेगा, और कैंपों में नहीं, डाउनटाउन में, डाउनटाउन के श्रीनगर में, डाउनटाउन के अनंतनाग में, तब मैं समझूंगा कि कश्मीर नॉर्मल, कंप्लीट नॉर्मल हो गया। जब तक लास्ट गन रहेगी, ये मुमकिन नहीं। हम्म। एक आखिरी सवाल सर जो मैं आज आपसे पाकिस्तान से रिलेटेड इशू पर अब पूछना चाहूंगी, क्योंकि पोस्ट सीज फायर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि हमारी सरकार की तरफ से कहा गया है कि सीज फायर जैसी बात नहीं है, हमने सिर्फ एक पॉज लिया है। हमारी सर आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के मामले में जो एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि वहां से कुछ होगा तो हम जवाब देते हैं, फिर कुछ होगा तो फिर हम जवाब देंगे, एक एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स होगा, एक थॉटफुल रिस्पॉन्स होगा। अब चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, बीते कुछ वर्षों में हालांकि हमने फिर वो सैन्य अभियान के रूप में भी देखा। लेकिन क्या आपको लगता है जब प्रधानमंत्री न्यू नॉर्मल रीडिफाइन कर रहे हैं, उस बीच हमारा रिस्पॉन्स अब जवाबी प्रतिक्रिया ना होते हुए एक प्रिएम्प्टिव एक्शन की सूरत में हम आ रहे हैं, या जो हम कहते हैं ना कि पहले से प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आप रिएक्ट करते हैं, क्या हम उस स्टेज पर पहुंचे हैं अभी? देखिए मीनाक्षी जी, पहले इट वाज रिएक्टिव, हमेशा इंडिया रिएक्ट करता था सिचुएशन पे। लेकिन ये जो आपने इंडस वाटर ट्रेटी को अवेंस में किया, इट इज नॉट रिएक्टिव। it you have stopped the water, you are calibrating the water flow to give them jolt, and it is aggressive way of dealing with them। मैं समझता हूं अब वो तब पॉलिसी में तब्दीली आ गई है। और ये जो हमने पॉलिसी रखी है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर will be seen as act of war, this is also proactive। It's very, you better don't do this। So it ठीक है। actually raises the the yardstick। Don't हम्म। mess with us, we will hit you back। So it is proactive। So I think प्रोएक्टिव अप्रोच सर आप इसको Narendra। बता रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि एक वॉर तो जो बॉर्डर पर लड़ी जा रही थी, वॉर जैसी परिस्थितियां इनफैक्ट, और दूसरी तरफ एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा था साथ में। क्या आपको सर लगता है कि हम किसी लेवल पर चूके हैं और पाकिस्तान उस प्रोपेगेंडा के मामले में हमसे आगे निकला है, कंसिडरिंग इंटरनेशनल मीडिया का इस पूरे इशू पर जिस तरह का रिस्पॉन्स रहा? डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए, उन्होंने एक बार दो बार नहीं किया, वो बैक टू बैक सेम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात कर रहे हैं
कि मैंने भारत को समझाया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बारे में जब वो बात कर रहे हैं, वो दोनों को एक ही तराजू में रख के बात कर रहे हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान वही बोथ हैव ग्रेट लीडरशिप्स, ये स्टेटमेंट अगर वो दे रहे हैं, तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को एक एक पायदान पर रख दिया। ये इंडिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस मामले में। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा में हमेशा हमसे आगे रहा है, क्योंकि वो उसको झूठ पैडल करना होता है, और झूठ पैडल करना जो है वो टाइम के साथ नंगा हो जाता है। आज 71 वॉर उसने चाहे अपने लोगों को कहा कि हम जीत गए हैं, आज सारी दुनिया जानती है कि 93,000 लोग सरेंडर किए थे। तो इसी तरह यहाँ भी हमारी जो डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने सैटेलाइट एविडेंस दी सारी, कहाँ कहाँ हमने हिट किया है। पाकिस्तान एविडेंस पे बात नहीं कर रहा। हाँ, उन्होंने प्रोपेगेंडा पहले दिन ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन यस, जो आपने कहा, ट्रम्प was very unfair to India. You can't compare an aggressor with a victim. Pakistan is aggressor. It is peddling terrorism in India. It is following a policy of bleed India by 1,000 cuts. तो पाकिस्तान जिहाद कहता है, हमारा एम है हमारी आर्मी का। तो अगर ये मोटो है, तो आप उसको, और जो टेररिज्म का विक्टिम है, इनोसेंट लोग मारे गए, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? और नरेंद्र मोदी जी का कोई कंपैरिजन है उनके शहबाज शरीफ के साथ? इट इज स्टूपिड। इसीलिए आई थिंक इंडियन लीडरशिप इज स्नबिंग नाउ मिस्टर ट्रम्प। यहाँ मैं आज ही अभी देख रहा था जयशंकर जी का स्टेटमेंट कि हमारा ट्रेड से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं कि ट्रेड, मैंने कहा, ट्रम्प जो कह रहे हैं कि हमने कहा ट्रेड करिए, वो ठीक है, आप ट्रेड करिए। डू यू बिलीव कि भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत सॉफ्ट है? नहीं, आई थिंक इंडिया आज वो वाला इंडिया नहीं है, सॉफ्ट वाला। आई डोंट थिंक इंडिया आज आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर या नरेंद्र मोदी जी कुछ इसमें सॉफ्ट मेरा कहने का मतलब, डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एक के बाद एक, उसको काउंटर करने के लिए जो अभी तक जवाब आए हैं, वो उतने स्ट्रांगली और उतने अग्रेसिवली नहीं आए हैं। इनफैक्ट पहले दिन भी नहीं आए, कम से कम 2 या 3 दिन बीतने के बाद हमारी तरफ से जवाब गया। लेकिन मैं आज देख रहा था, डॉक्टर एस जयशंकर हैज मेड इट वेरी क्लियर। ही सेड एक तो थर्ड पार्टी मीडिएशन का कोई सवाल ही नहीं है। बात होगी आपको लगता है ट्रंप रुकेंगे इसके बाद भी? बिल्कुल रुकेंगे, आप देखिए आने वाले में। आई डोंट थिंक इट इज इंडिया ऑफ 1990s। टुडेज इंडिया विल नॉट लिसन। इट इज इमर्जिंग सुपर पावर एंड अमेरिका कैनॉट मेस विद अस। इट नीड्स इंडिया फॉर काउंटरिंग चाइना। खैर, साउथ एशिया में भारत की जो भूमिका है और जिस लीडरशिप रोल में भारत है और हो सकता है, उसकी संभावनाओं से अमेरिका वाकिफ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, काफी हद तक जो लोग उनके साथ काम करते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि राष्ट्रपति कब कहां पर क्या बोल देंगे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बट थैंक यू सो मच सर, आज अपना समय हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी सवालों पर डिटेल में बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू मीना।